ठीक है बच्चों, तो सभी को नमस्कार। तो बच्चों अपनी बात चल रही थी कोशिका विज्ञान पर, यानी कि साइटोलॉजी की बात कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में अपने बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है जो सेल वॉल के अंदर की ओर होती है। जो पार्ट या लेयर सेल का लिविंग होता है उसे सिम्प्लास्ट के अंतर्गत रखते हैं। लास्ट में अपने बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम क्या क्या है, रोल क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिविंग है तो ग्रोथ कर सकती है, यानी कि वृद्धि कर सकती है, कोशिका विभाजन में सहायता कर सकती है, स्त्रावण में हेल्प कर सकती है, इंटरसेलुलर जंक्शन का निर्माण कर सकती है, साथ ही साथ एक्जोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो काम था वो था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार अणुओं की गति में सहायता कर सकती है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिव परमेएबल होती है। इसका मतलब हो गया कि सारे अणु मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ही अणु हैं जो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे यानी कि ध्रुवीय अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आर पार गति नहीं कर सकते हैं। उनको जाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, उसे हम चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चैनल कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, येलो कलर का जो बनाया है वो चैनल है। क्या है बच्चों? चैनल है, ठीक है। और चैनल किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी की है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन जबकि 40% लिपिड होता है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है जो लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। हेडिंग है अपने पास कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार अणुओं की गति। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कोई गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस प्लाज्मा की बाइलेयर से डायरेक्टली मूव कर जाएगा, यानी कि आर पार गति कर लेगा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, ठीक है। विसरण क्या होता है कि अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार गति कर ले, वो विसरण कहलाता है। इसी प्रकार से जल भी अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव कर जाता है, यानी कि जल का विसरण क्या हो गया? जल का विसरण हो गया। और जल का विसरण परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। जल का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज नोन एज ओस्मोसिस, यानी कि परासरण कहलाता है। या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लिपिड का कोई मॉलिक्यूल है, वो भी क्या होगा बच्चों? लिपिड का मॉलिक्यूल भी डायरेक्ट मूव कर जाएगा वाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोले तो विसरण के द्वारा मूव कर जाएगा। मान लीजिएगा जैसे कि कोई मेरे पास सोडियम का मॉलिक्यूल्स है, या फिर पोटेशियम है, या फिर मैंने कहा कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पोलर है। तो अब ये डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे चले जाएंगे, नहीं, ये ऐसे नहीं जा सकते। इनको जाने के लिए चैनल की रिक्वायरमेंट है, और चैनल प्रोटीन का बना हुआ है, यानी कि इनको जाने के लिए किसी न किसी की रिक्वायरमेंट है। जब किसी न किसी की रिक्वायरमेंट हो तो उसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों? सुसाध्य विसरण कहते हैं। सोचिएगा सुसाध्य विसरण कहाँ से कहा रहा है कि अपनी उच्च सांद्रता से अणुओं का निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है, परंतु सुसाध्य विसरण में एनर्जी यूज नहीं होती है। क्या विसरण में एनर्जी यूज होगी? बिल्कुल नहीं, विसरण में भी एनर्जी यूज नहीं होती है। ये जो मॉलिक्यूल है, सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, अगर ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आए हैं तो ये विसरण के द्वारा आए हैं। हो सकता है ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाए, तो ये किसके द्वारा होगा? सक्रिय विसरण के द्वारा होगा। सक्रिय परिवहन बोल दो, है ना, सक्रिय परिवहन के द्वारा होगा, ठीक है बच्चों। इस बात का ध्यान रखना कि सुसाध्य विसरण में तो एनर्जी यूज होती है, जबकि सक्रिय परिवहन में एनर्जी यूज नहीं होती है। यानी कि जो अणुओं का आवागमन है, कौन कौन सा जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, वो डिसाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? अणुओं की गति में सहायता करती है। कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, वो डिसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है।
गैस का मॉलिक्यूल हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, और मैंने कहा लिपिड है। ये तीनों के तीनों विसरण के द्वारा चले जाएंगे। जबकि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको जाने के लिए किसी न किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत है। जब किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सुसाध्य विसरण कहते हैं। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज़ होती है जिसे मैं कहता हूँ बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या कहता हूँ बच्चों? बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बल्क ट्रांसपोर्ट ये नॉन स्पेसिफिक है ना, विशिष्ट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। अब देखो होता क्या है कि अपने पास कोई सेल है, ये मैंने कहा कोई सेल है अपने पास, ठीक है, ये मैंने कहा कोई सेल है। अब इस सेल या फिर मैं कहूँ ये सेल अमीबा है। अमीबा क्या करती है? फूड को एब्जॉर्ब कर सकती है और एक्सक्रीशन भी कर सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई ये फूड पार्टिकल है इस सेल के बाहर, फूड पार्टिकल है। ये जो फूड पार्टिकल है ये सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। ये देखो मैंने दर्शा दिया यहाँ पे लिक्विड है, हो सकता है कि ये सॉलिड हो सकता है, ठीक है। और ये जो मैंने शो की है रेडिश कलर की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बार बार बोल रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। जो लिविंग होता है वो सिम्प्लास्ट का हिस्सा होता है। अब देखो ये काम कैसे करती है। ये जो फूड मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो क्या हो बच्चों? लिक्विड हो, ये क्या करेंगे? सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस प्रकार से पास आएंगे और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसे हम क्या कहते हो? वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये अंदर आ गए, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएंगे सेल के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से बाहर से फूड का अंदर आना ये कहलाता है एंडोसाइटोसिस। यही मैंने आपको काम बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है? एंडोसाइटोसिस में। और जो अंदर मटेरियल है वो बाहर भी तो जाएगा, और बाहर जाने को क्या बोलोगे बच्चों? एग्जोसाइटोसिस। यानी कि अपने पास अब दो टर्म है, एक तो एंडोसाइटोसिस यानी कि फूड का अंदर आना, और फूड तो अंदर आएंगे वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और फूड बाहर भी तो जाएगा, उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज एंडोसाइटोसिस, सेकंड इज एक्सोसाइटोसिस। सुनिएगा ध्यान से, पहला मैंने कहा एंडोसाइटोसिस। आपको अब ये बात तो समझ आ गई है कि फूड मटेरियल का सेल के अंदर आना एंडोसाइटोसिस है, और एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अमीबा हो जाएगा। अब देखो फूड का अंदर आना ही एंडोसाइटोसिस है। अरे फूड तो दो प्रकार का हो सकता है, फूड तो बच्चों दो प्रकार का हो सकता है। फूड तो मैंने कहा सॉलिड हो सकता है, और फूड क्या हो सकता है? दूसरा लिक्विड हो सकता है, ठीक है बच्चों। लिक्विड बोले तो द्रव के रूप में हो सकता है। यानी कि अब देखो ये सॉलिड फूड दिखाया मैंने, अब इसका अंदर आना सेल का फेगोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फेगोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस। या फिर मैं कह सकता हूँ इसे सेल ईटिंग, सेल खाना खा रही है, सेल ईटिंग कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि सेल के अंदर सॉलिड फूड का आना फेगोसाइटोसिस या फिर सेल ईटिंग कहलाता है। अगर लिक्विड आएगा तो उसे पिनोसाइटोसिस कहलाता है ना। अगर सेल है, सेल के अंदर ये लिक्विड वाला फूड आया तो क्या बोलोगे? पिनोसाइटोसिस, या फिर आप क्या बोल सकते हो? सेल ड्रिंकिंग है ना। पीना, लिक्विड को तो पिया जाता है और सॉलिड को खाया जाता है। खाने को क्या बोलोगे? ईटिंग। सेल खा रही तो सेल ईटिंग, सेल पी रही तो सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। मेन टर्म है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर सॉलिड मटेरियल आ रहा है यानी कि फूड आ रहा है तो उसे फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड आए तो उसे पिनोसाइटोसिस। 2 नंबर टर्म एक्सोसाइटोसिस, है ना, फूड का बाहर जाना फ्रॉम सेल, सही है ना।
वेस्ट मटेरियल outside sent outside from cell by the plasma membrane is known as एक्सोसाइटोसिस, यानी कि कोशिका द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहिर्गमन क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस, या फिर मैं कह सकता हूँ इसे सेल वोमिटिंग भी कहलाती है। सेल वोमिटिंग भी क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास? मैंने कहा कि कोशिका द्वारा अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहिर्गमन क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस या फिर सेल वोमिटिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अपनों ने सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें कर ली है और आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने पास नया टॉपिक आया है जिसे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हो बच्चों? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये सिस्टम है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एक सेल है और एक सेल में क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स होंगे। स्वाभाविक सी बात है। ये मैंने कहा एक यूकैरियोटिक सेल है, तो उसके अंदर क्या होंगे बच्चों? उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। और सेल ऑर्गेनल्स है तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर में तो भिन्न भिन्न है। स्ट्रक्चर में तो सारे के सारे क्या है? अलग अलग हैं, फिर भी वो मिलकर काम करते हैं। तो जो मिलकर काम करते हैं उन्हें एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिए बच्चों कि अपने पास कुछ ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, जो कोशिका में मिलकर काम करते हैं, उन्हें एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास होती है ईआर और ईआर के पास होती है वेसिकल्स, बोले तो पुट्टिका, और पुट्टिका के बाद में मैंने लिखा है गोल्जी बॉडी और लास्ट में मैंने लिखा है लाइसोसोम। हिंदी वालों लैन काय, है ना, इसे क्या बोलते हो? लैन काय कहते हैं। यानी कि मैंने कहा कोशिका के अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर फॉर्म में काम करते हैं। उन्हें एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। अब बात यह है कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत है कौन कौन? जैसे कि पहला मैंने कहा ईआर, दूसरा मैंने कहा गोल्जी बॉडी भी है, और तीसरा मैंने कहा लाइसोसोम, और फोर्थ नंबर मैंने कहा पुट्टिका, बोले तो वेसिकल्स। ये सारे के सारे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत है। ये क्या है? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे परोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये तीनों एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का भाग नहीं है। ये क्या है बच्चों? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के भाग नहीं है। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के भाग नहीं है। क्वेश्चन आता है कौन कौन है, तो अपने पास चार है, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वेसिकल्स, है ना। ये क्या है? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के भाग हैं, जबकि प्रोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये ईआर के पार्ट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखो हेडिंग लगाते हैं ईआर, अंतर्प्रदवी जालिका, बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी बात करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब डेफिनेशन देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
के द्वारा यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में इसका मतलब हो गया कि जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा अपने को? इंटरकनेक्टेड का मतलब समझते हो ना, आपस में जुड़ी हुई। इंटरकनेक्टेड, ब्रांच्ड मतलब कि शाखित, ब्रांच्ड एंड नेटवर्क सिस्टम मिलता है। नेटवर्क सिस्टम मिलता है जिसे आप क्या कहते हो? ईआर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? ईआर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ईआर। जैसे कि मैंने एक सेल बनाया, ये अपने पास सेल है और सेल में क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के पास क्या होगा बच्चों? इस प्रकार से अपने पास ईआर होगा। क्या होगा? इस प्रकार से मैंने कहा ईआर होगा। ठीक है, ये अपने पास क्या है? ईआर है। अब देखो, एक तो अपने पास सेल की ल्यूमेन ये हो गई और एक मैंने कहा ये ल्यूमेन हो गई। ठीक है, दो ल्यूमेन हो गई। इसका मतलब कि ईआर ने क्या कर दिया? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को, साइटोप्लाज्म को दो घटकों में विभाजित कर दिया। दो घटकों में विभाजित कर दिया। किसको? साइटोप्लाज्म को विभाजित करती है। कौन? ईआर। क्योंकि ईआर के अंदर ही क्या होती है? एक ल्यूमेन होती है। दो घटक कौन कौन से बच्चों? एक तो मैंने कहा कि अपने पास साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, और दूसरा मैंने कहा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। ठीक है, जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है वो ईआर के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, ईआर द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। एक तो मैंने कहा साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, सेकंड इज ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो कि ईआर के द्वारा घिरा हुआ है। अब शेप की बात करते हैं। ईआर के शेप, आकृति बोल सकते हो, शेप बोल सकते हो, है ना। ईआर की शेप बोले तो आकृति। ठीक है बच्चों, हिंदी वाले घबराए नहीं, इतनी तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। फिर भी आप बायोलॉजी नीट के स्टूडेंट हो तो इतना इंग्लिश तो चलता है। अब ये 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहला मैंने कहा सिस्टर्नी है। ठीक है, सिस्टर्नी है। अब देखो ये कैसे होती है? ये इस प्रकार से होती है, तो आप क्या बोलोगे? ये तो अनब्रांच्ड है, अशाखित, अनब्रांच्ड है। ठीक है, और कैसी है? फ्लैट सी आपको नज़र आ रही होगी और इसके साथ साथ लॉन्ग है। दूसरी मैंने कहा ये ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर है। ठीक है, ट्यूबुलर इस प्रकार से है, इस प्रकार से ट्यूबुलर है। तो मैंने कहा ये क्या है? ब्रांच्ड है। और तीसरा मैंने कहा ये पुटिकीय रूप में है, पुटिकीय वेसिकल्स के रूप में इस प्रकार से है। तो मैंने कहा ये अंडाकार है। क्या है? अंडाकार है और मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई है। ठीक है बच्चों, तो नोट लगा के आगे लिखना है आपको SER। क्या नाम है? SER। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? सार्कोप्लाज्मिक, हिंदी इंग्लिश सेम है इसकी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है बच्चों? मसल्स, पेशियों के अंदर कैल्शियम को स्टोर करती है। मसल्स होती है ना, पेशियों के अंदर कैल्शियम Ca+2 को स्टोर बोले तो संग्रह करती है। ठीक है, SCR का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये कैल्शियम नहीं होगा तो अपनी मसल्स,
पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ना ही फिर रिलैक्सेशन होगा। जो अपने कॉन्ट्रैक्शन हाथ को फोल्ड कर पा रहे हैं ना, मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं, अगर ये SCR नहीं होगा तो फोल्ड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे सुनिएगा टाइप्स ऑफ ER। टाइप्स ऑफ ER बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, ये 2 प्रकार की है। एक तो मैंने कहा रफ, बोले तो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER भी कहते हैं। दूसरा मैंने कहा चिकनी, चिकनी बोले तो स्मूथ, SER भी कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसका मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं लेने का, ये चिकनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो इसके काम। ये खुरदरी क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम उपस्थित है, इसलिए ये खुरदरी है। अब इसका मतलब यहाँ पर राइबोसोम नहीं है। अगर राइबोसोम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? चिकनी हो जाएगी। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ER प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, तो आप बताओगे खुरदरी। क्या बताओगे? खुरदरी। रफ बताना है क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये बात मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब चिकनी प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकती है ना, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है। तो फिर ये करती क्या है? इसके रोल क्या है? ये क्या काम करती है? पहला काम ये क्या करती है? पेशियों में कैल्शियम को स्टोर करती है। पेशियों में ये भी कर सकती है बच्चों, कैल्शियम को स्टोर करती है। और क्या कर सकती है? ये लिपिड, लिपिड बोले तो वसा। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड एंड विटामिन संश्लेषण करती है, संश्लेषण करती है। ये पूछा जा सकता है आपसे बच्चों कि लिपिड, स्टेरॉइड एंड विटामिन संश्लेषण में कौन सी ER हेल्प करती है, तो आपको बताना है स्मूथ, चिकनी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी भाग लेती है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे सीधा पूछा जाए कि बताओ बच्चों ER प्रोटीन संश्लेषण कर सकती है या नहीं, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ER के पास क्या है? राइबोसोम। जिसके पास राइबोसोम है वो प्रोटीन का संश्लेषण कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। एक नया कोशिकांक पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्लास को अच्छे से पढ़ें, नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट करें, NCERT को रीड करें। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो अपनों ने एक टेलीग्राम मतलब कि चैनल भी बनाया है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड होते हैं, DP भी आती रहती है। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है तो वहाँ पर आप कमेंट यानी कि मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी डाउट आए तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। ठीक है, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।